जिन खबरों से आप रहते हैं बेखबर, उन खबरों पर रहती है हमारी पैनी नजर। सत्ता के गलियारों से सीधे आप तक, गांव कस्बों से लेकर शहर तक की हर एक खबर, गली मोहल्लों से लेकर चौपाल तक का सफर, दिखाएंगे आपको हर एक खबर, सिर्फ और सिर्फ खबर आप तक पर। नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर आप तक और मैं हूं आपके साथ अमित गौतम। आम आदमी पार्टी ने यूपी में अपने पैर पसारने का मन बना लिया है। जैसे ही अरविंद केजरीवाल ने यूपी विधानसभा चुनाव लड़ने का ऐलान किया, वैसे ही राजनीति गर्मा गई। यूपी के बेसिक शिक्षा मंत्री सतीश द्विवेदी ने ट्वीट कर मनीष सिसोदिया को चुनौती दे डाली। उन्होंने ट्वीट में अपने स्कूल और दिल्ली के स्कूल में अंतर बताते हुए कहा कि हमारे यूपी में आइए और यहाँ का हाल देखिए। इस पर मनीष सिसोदिया ने चुनौती को लेते हुए उनको रीट्वीट करते हुए 22 दिसंबर को आने का ऐलान किया और इस मुद्दे पर बहस करनी चाहिए। इसी पर राजनीति शर्मा गई और भी जब मनीष सिसोदिया यूपी में गए तो वहां पर पुलिस ने उन्हें रोक दिया। इस विषय पर बात करने के साथ हमारे साथ मौजूद है सत्य प्रकाश वर्मा, राजनीतिक विश्लेषण, और दूसरे हमारे सहयोगी अजीत सिंह जी। अजीत जी, सबसे पहले मैं आपकी तरफ रुख करूंगा। जब यूपी गवर्नमेंट ने चुनौती दी मनीष सिसोदिया को, उन्होंने एक्सेप्ट करके जब आना चाहा तो फिर रोका क्यों? देखिए अमित, मैं आपको बता दूं कि मनीष सिसोदिया अपने काफिले के साथ निकल गए थे, लेकिन किसान आंदोलन की वजह से, क्योंकि कई जगहों पे रास्ते बंद हैं, इसको देखते हुए यूपी गवर्नमेंट ने उनको रोकने की कोशिश की। हालांकि उसके बाद वो लखनऊ पहुंचे और वहां पर उन्होंने संबोधित भी किया लोगों को। कई सारे पत्रकार भी मौजूद थे और वहां पर उन्होंने आह्वान भी किया कि आप आइए और चर्चा कीजिए कि कौन सबसे बेहतर है। लेकिन कहीं ना कहीं ये यूपी में चुनाव होने वाले हैं, उसी का ये एजेंडा बन रहा है, बाकी और ज्यादा इसमें कुछ है नहीं। जी सत्य प्रकाश जी, क्या कहेंगे? सर, मैं ये कहना चाहूँगा कि हम भारत की एक सीमा में रहते हैं और यहाँ सीमा में कोई भी मंत्री, कोई भी व्यक्ति इधर से उधर जा सकता है। ऐसा तो है नहीं कि वो लोग जो है दिल्ली छोड़कर अगर यूपी में गए हैं। शिक्षा से संबंधित मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली में बहुत अच्छा काम किया है और शिक्षा में अच्छा काम करते हुए उन्होंने देश की राजधानी को शिक्षा में रिमॉडलिंग, मतलब एक मॉडल बनाने का जो कार्य किया है मनीष सिसोदिया जी ने, उससे मैं कहता हूं भारत के प्रत्येक राज्य को उससे सीख लेने की आवश्यकता है। स्मार्ट क्लासें हैं, दिल्ली के बहुत अच्छे स्कूल हैं, स्वास्थ्य भी बहुत अच्छा है। तो मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं है, राजनीतिक हलचल मचाने की कोई आवश्यकता है नहीं, क्योंकि जब किसी भी प्रदेश में चुनाव आते हैं तो चुनाव लड़ने के लिए या उसकी तैयारी करने के लिए कोई ना कोई जनप्रतिनिधि मंडल तो वहां तक जाएगा ही। तो इससे किसी सरकार को बहकने की या किसी को अंतर भी तो है, आवश्यकता नहीं है। उनके क्षेत्रफल में और स्कूलों में भी उनके दिल्ली में 1204 है सर और यूपी में 1,59,000। सर, अगर शिक्षा में मनीष सिसोदिया जी ने छोटे रोल मॉडल में अगर दिल्ली को बेहतर शिक्षा दी है, मैं कहता हूं आज तक भारत की किसी भी सरकारी व्यवस्था में और शिक्षा में कभी भी सरकारी स्कूलों में पीटीएम जैसी व्यवस्था लागू नहीं हुई। और ये मनीष सिसोदिया जी ने दिल्ली में ये सारी चीजें लागू करवाई हैं। इससे पेरेंट्स और टीचरों के बीच में जो मिसअंडरस्टैंडिंग और जो गैप होता था, आज पेरेंट्स जाके मिलते हैं, बच्चों पीटीएम होते हैं वहां पर। अरविंद केजरीवाल जी की सरकार में मनीष सिसोदिया जी ने शिक्षा पे बहुत अच्छा कार्य किया है और अच्छे कार्य की हमेशा तारीफ होनी चाहिए। ठीक है, मुझे आप ये बताइए कि वहां पर गए कुछ प्रोटोकॉल भी होते हैं जिस वजह से वहां के डीएम ने उन्होंने रोका, तो फिर इस पर मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? नहीं, अब जब कोई देखिए, अब मनीष सिसोदिया जी कोई दिल्ली के उप मुख्यमंत्री के साथ साथ दिल्ली के एक शिक्षा मंत्री हैं और एक ऐसा शिक्षा मंत्री जो केंद्र शासित प्रदेश का शिक्षा मंत्री के साथ साथ वो दिल्ली के उप मुख्यमंत्री भी हैं। तो जब कोई जनप्रतिनिधि, जब कोई मंत्री कैबिनेट स्तर का और दिल्ली का उप मुख्यमंत्री जब वहां जा रहे हैं तो मेरे हिसाब से प्रोटोकॉल जो होता है उस प्रोटोकॉल के तहत हो सकता है उनके नियमों को पूरा ना कर रहे हो, तो इस वजह से प्रशासन ने उनको रोका हो। हाँ, प्रशासन ने रोका है तो फिर क्या मुद्दा बनाने की क्या जरूरत है? नहीं, तो अगर वो किसी चीज को देखने वहां जा रहे हैं, मतलब स्कूलों की, इन्होंने आपस में बोला कि हम लोग जो हैं स्कूल देखना चाहते हैं, तो कोई बात नहीं। जो आपने किया है, जो आप अब तक कर पाए, अगर कोई देखना भी चाह रहा है तो कोई
इसमें मुझे तो नहीं लगता कि ऐतराज करने मैं का इसका जवाब देना चाहूंगा अमित। बताइए। जैसे कि अभी हमारे साथ जो सहयोगी है उन्होंने ये कहा कि किसी को भी जाने देने की अनुमति होनी चाहिए किसी भी राज्य में। तो मैं बता दूं, एक शिक्षा मंत्री है, वो केंद्र शासित प्रदेश के हैं, वो एक आम आदमी नहीं है। अगर उत्तर प्रदेश में कोई भी हानि होती है, उनके काफिले पर अगर कोई हमला करता है, जिस तरीके से प्रदर्शन होने की वजह से तमाम हाईवे बंद है, तो सुरक्षा की जिम्मेदारी उस राज्य की है जिस राज्य में जा रहे हैं। अगर कुछ भी अनहोनी होती है, नहीं नहीं ठीक है अजीत जी, अजीत जी ये बताइए। अब राज्य सरकार और वहीं कानून व्यवस्था को भी नुकसान पहुंचाएगा। ठीक है अजीत जी, अगर ठीक है माना प्रोटोकॉल के हिसाब से प्रशासन है, पुलिस प्रशासन ने उन्हें रोका, लेकिन जब वो प्रेस कॉन्फ्रेंस गए तब उन्होंने बोला कि कोई भी मंत्री आए उनसे बहस करे, तो तब तो मंत्री क्यों नहीं आए यूपी गवर्नमेंट के? देखिए अजीत जी देखिए मैं इसका जवाब दे रहा हूँ अमित जी, क्योंकि उसका एक समय निश्चित नहीं था। और दूसरी चीज ये हो सकती है कि शायद नहीं नहीं एक राजनीति की राजनीति सत्यप्रकाश जी मैं आपके पास आऊंगा थोड़ी देर। जवाब जी बताइए अजीत जी। क्योंकि एक राजनीतिक चीज है और राजनीति में ये कोई पहली बार नहीं हुआ है, जहां तक हमने देखा है अपने सर्वे के दौरान। और जब भी हम कहीं जाते हैं तो कई पार्टियां जाती हैं, कई पार्टियां नहीं भी जाती हैं। तो ये एक राजनीतिक उठापटक है। बाकी इसमें हम लोगों को ज्यादा सोचना नहीं चाहिए, क्योंकि कई बार ऐसे देखा गया है कि पार्टियां पहुंच जाती है, दूसरी पार्टी को बुलाती है कि आप यहाँ आइए, हमसे बात कीजिए। दिल्ली में भी कई बार देखा गया है कि कांग्रेस बोलती है कि बीजेपी आके हमसे बात करे, आमने सामने बैठ के बात करे। तो ये चुनौतियां होती रहती है, क्योंकि दिल्ली में हमने देखा है कि शिक्षा मंत्री यहाँ से उठ के गए और सीधा एक ही एजेंडा है, यूपी में विधानसभा का चुनाव है और विधानसभा का चुनाव लड़ने के लिए कोई भी पार्टी किसी भी स्तर तक जा सकती है। ठीक है अमित जी, मैं ये कहना चाहूंगा, मैं किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध नहीं कर रहा, मगर जो अच्छी चीज है, जो वास्तविकता में किसी व्यक्ति के अच्छे कामों की प्रशंसा होनी चाहिए, जैसे देश के प्रधानमंत्री माननीय श्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी जो देश के लिए कार्य कर रहे हैं, उस पर हमारा कोई नहीं है। अरे प्रदेश की बात है, अगर किसी शिक्षा मंत्री ने अच्छा काम किया है तो मुझे लगता है कि किसी को उससे सीखने की आवश्यकता है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध नहीं करता, अच्छे काम जिसने भी किए हैं उसकी तारीफ होनी चाहिए। बीजेपी ने धारा 370 हटवाई, ये देश के लिए कितना गौरव की बात है। बीजेपी ने मंदिर बनवाया, राम मंदिर का निर्माण जो वर्षों से पूरा अधूरा पड़ा था उसको पूरा कराया, ये कितनी अच्छी बात है। मैं किसी राजनीतिक पार्टी का विरोध नहीं करता, मगर लोकतंत्र में हर व्यक्ति से सीखने की आवश्यकता है और ये सीख लेनी भी चाहिए। ठीक है ये बताइए कि जिस तरह से जैसे दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी ने अपने कार्य को लेकर मुद्दा बनाया था और चुनाव जीती थी, इस यही अपना एजेंडा को यूपी में अपनाना चाह रही है, अपने दिल्ली मॉडल को लेते हुए। क्या अमित जी, आम आदमी पार्टी मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि कोई भी राजनीतिक पार्टी हो या कोई प्रत्याशी हो, जब तक राजनीतिक एजेंडा नहीं होगा, ये भोली भाली जनता से वोट ले जाते हैं। सभी राजनीतिक पार्टियां भोली भाली जनता से बेवकूफ बना के वोट ले जाती हैं। जब एजेंडा नहीं होगा, हमें कैसे पता लगेगा कि हमारे प्रत्याशी में या हमारी पार्टी की मेरा सवाल आपसे है कि ये आम आदमी पार्टी यूपी में अपने पैर पसार पाएगी? देखिए, यूपी एक बहुत बड़ा, बीजेपी को कितना घाटा होगा? भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश की आबादी वाला राज्य है, 22 करोड़ की यहाँ पॉपुलेशन है। और इसके साथ साथ मैं ये कहना चाहूंगा कि यहाँ पर 403-404 के आसपास विधानसभा सीटें हैं। अगर आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में अपने कदम रखेगी तो मुझे लगता है डेफिनेटली इसको जो राजनीतिक पार्टियां हैं इनको बहुत भारी नुकसान होने की संभावना है। वोट प्रतिशत खींचेगा, क्योंकि वोट प्रतिशत कोई भी पार्टी जब जाती है तो 2-4% से ही ऊपर नीचे हो जाता है। कई बार आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का वोट प्रतिशत कम है और वहां उनकी सरकार बनी है, तो इस वोट प्रतिशत से बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। अजीत जी हाँ, मैं बता दूं कि जो आपने सवाल किया कि कितना फायदा आम आदमी पार्टी को होगा या फिर बीजेपी को कितना नुकसान होगा, तो मैं आपको बता दूं कि उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी भी है, तो कहीं ना कहीं वोट काटने का जो वोट कटवा आपने सुना होगा, तो कुछ ना कुछ वोट तो घटेंगे। लेकिन उत्तर प्रदेश में इतनी आसानी से अभी आम आदमी पार्टी अपने पैर नहीं जमा पाएगी, क्योंकि आपने देखा कोविड के दौरान अरविंद केजरीवाल ने ये कह दिया था कि तमाम राज्यों से जो लोग आ रहे हैं दिल्ली का अस्पताल उनके लिए बंद है, यानी जो दिल्ली के लोग हैं वही दिल्ली में जो है इलाज करवा सकेंगे। तमाम राज्यों से जो लोग वहां रहकर काम करते थे उन तमाम लाइनें लगाकर खड़े थे और मार्शल
खड़े करके वहां पर आधार कार्ड देखे जाते हैं। मैंने खुद देखा था कि आधार कार्ड चेक हो रहा है कि आप किस राज्य से हैं। अगर आप दिल्ली से हैं तब आप अंदर जाइए, और अगर आप किसी अन्य राज्य से, उत्तर प्रदेश से या बिहार से, तो आप यहीं रुक जाइए, आप कहीं और जाइए, उससे हमें मतलब नहीं है। तो ये कहीं ना कहीं ये चीजें भी घूमेंगी, और जब प्रचार होगा दोनों पार्टियों का, तो विपक्ष में जो पार्टी है वो ये कोशिश जरूर करेगी कि इस चीज को भी जनता के सामने दिखाया जाए और सुनाया जाए कि क्या कहा था आम आदमी पार्टी ने पहले और अब वो क्यों आ रही है उत्तर प्रदेश में। ठीक है सत्य प्रकाश अमित जी, ये एक राजनीतिक लोगों की एक दूसरे पर टच करने की बात है। मैं कहता हूं अरविंद केजरीवाल जी को ये नहीं कहना चाहिए कि आप किस भारत के केंद्र शासित प्रदेश में प्रदेश का कोई भी व्यक्ति इलाज करा सकता है। और ये लागू तो और सिर्फ प्रदेश सरकार ने की थी ना, प्रदेश सरकार ने, मगर तुमको बोलना था। हाँ, मगर ये चीज को नहीं, मैं यही कहूंगा कि केंद्र शासित प्रदेश है, भारत की राजधानी है दिल्ली, यहाँ पर सबका हक है, और यहाँ सब शिक्षा से, सुरक्षा से, स्वास्थ्य से संबंधित सभी लोगों को अपना काम करना चाहिए, और इन राजनीतिक स्टंट के चक्कर में ये कटाच पटाच हो जाती है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जिस तरह से आम आदमी पार्टी यूपी में अपने पैर पसारने की कोशिश कर रही है, इससे साफ तौर पर तो देख सकता है कि वोट प्रतिशत जरूर वो ले जाएगी। खबर में बस इतना ही। इस तरह की तमाम खबरों के लिए देखते रहिए खबर आप तक।